नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के एक प्रखर पत्रकार हैं शोभा सामी। युवा पत्रकार और बहुत सारे विषयों पे बहुत अलग ढंग से लिखती हैं, सोचने को प्रेरित करती हैं। अभी उन्होंने विष्णु खरे की एक कविता पे टिप्पणी की है। कविता है जिल्लत। ये कविता उनके कविता संग्रह काल और अवधि के दरमियान में प्रकाशित हुई थी, जो शायद 2002 का संग्रह है। यानी कायदे से कविता अगर कभी लिखी गई होगी तो बीती सदी के आखिरी वर्षों में कभी लिखी गई होगी। तो 20-25 साल पुरानी एक कविता जो है, अचानक उसका जब एक नया पाठ आता है सामने, तो हम हैरान रह जाते हैं कि हमने इसको इस तरह देखने की कोशिश क्यों नहीं की। असल में जिल्लत जो कविता है वो हिजड़ों के बारे में है। विष्णु खरे हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं। हम तमाम लोग उनको पढ़ते रहे और उनके बहुत सारे प्रयोगों को देखकर हैरान चमत्कृत होते रहे। उनकी कविता से कहीं कहीं एकाध असहमतियां थी मेरी, जो कभी उनके जीवित रहते भी मैंने जताई थी। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जाके बिल्कुल अनजान लगते विषयों को उठाकर कविता लिखने का साहस उन्होंने दिखाया था। कई बार ये साहस किसी विषय की संजीदगी को ठीक से समझे बिना किस तरह उल्टा पड़ सकता है। जिल्लत असल में उसी का उदाहरण है। ये कविता हिजड़ों के बारे में, जैसा मैंने कहा, और उनको लेकर जो स्टीरियोटाइप 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले हमारे समाज में बने होंगे, वो इस कविता में व्यक्त होते हैं। जैसे वो पैसे मांगते रहते हैं ट्रेन में, वो दबंग भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, कभी कभी उनकी बड़ी पिटाई भी हो जाती है और वो शर्मिंदा करने वाली हरकतें करते हैं। ये मानते हैं कि हिंदी फिल्मों में उनका चित्रण फूहड़ और सतही ढंग से हुआ है, लेकिन वो फिल्में भी देखते हैं और बड़े पैसे वाले होंगे इसलिए ब्लैक में खरीद के देखते हैं। और तो और वो गर्वीली लड़ाकू बिरादरी की बात करते हैं विष्णु खरे, और शायद कहीं ये हल्का सा इशारा भी करते हैं कि शायद वो बिरादरी थक रही है, वो लड़ाकूपन संकट में है, इसलिए वो सवारियों से भीख मांगते हैं। लेकिन वो इशारा ये भी करते हैं तो वेश्याओं की तरह सड़कों पे खड़े होते थे, और अब उनको शायद इस तरह मंजूर नहीं है और भीख मांगने पे मजबूर हुई और देश का इतना पतन हुआ। कुछ ऐसी बात इस पूरी कविता में आती है। असल में एक कविता अगर आज जो नई संवेदना जिसको हम कहते हैं, जो लैंगिक संवेदना इन वर्षों में हमने विकसित की है, उसके हिसाब से इस कविता को देखें तो समझ में आता है कि ये एक निहायत असंवेदनशील कविता है। शोभा सामी की पोस्ट पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी इसी बात की ओर इशारा करती हैं। बहुत सारी लड़कियां बहुत गुस्से में हैं। वो कहती हैं कैसी बकवास बात लिखी हुई है, जो ठीक कहती हैं वो। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। एक खराब कविता, एक ऐसी कविता जो हिजड़ों के बारे में अजब तरह के स्टीरियोटाइप्स को रखती है और उनके मन को, उनकी संवेदना को, उनकी मजबूरी को, उनके बदलाव को समझने की कोशिश नहीं करती है, जिसको लेकर बाद में बहुत सारी हिंदी कविताएं और कहानियां लिखी गई, हालांकि वो तब भी कम है। तो एक ऐसी कविता उस समय लिखी जा रही थी, तब हिंदी के लेखक और आलोचक कहां थे, या अब भी जो लोग विष्णु खरे की कविताएं पढ़ते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, तो वो कहां हैं, उनको ये क्यों नहीं दिखाई पड़ा। उस समय तो समझ में आता है हिंदी कविता में मर्दवाद की एक शिकायत रही है, जो पहले सविता सिंह ने शमशेर के कविता संग्रह पे बात करते हुए, शमशेर की कविताओं को बात करते हुए चिह्नित की थी। कहा था कि इन कविताओं में जो एक स्त्री को उपादान बना के देखने की बात है, उस पर क्यों नजर नहीं पड़ती है। धूमिल को हम लोग उनकी कविता पंक्ति देखिए, उनमें भी एक मर्दाना गंध दिखाई पड़ती है। मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसे मादा पाया है,
हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है जैसी पंक्तियां, तो धूमिल के मर्दबात को तो पहचान लिया गया था कुछ हद तक बाद के वर्षों में, हालांकि उसकी चर्चा नहीं के बराबर हुई। लेकिन विष्णु खरे की ये कविता अलक्षित क्यों रह गई? क्या इसलिए कि लोगों को पलटते पलटते संग्रह शायद बहुत पसंद न आई हो, उन्होंने इस पे विचार करना जरूरी न समझा हो, बढ़ गए हों आगे? या इसलिए भी कि हमारी कविता पढ़ने की जो एक प्रवृत्ति है, जो हमारी आलोचना पद्धति है, उसके भी अपने निर्धारित ढंग बन गए हैं और हम उनसे बाहर जाकर देखने को तैयार नहीं होते हैं। जब कोई आउटसाइडर, शोभा सामी को मैं आउटसाइडर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कविता की जो मूल दुनिया जिसको माना जाता है, कवियों की, लेखकों की, पाठकों की, आलोचकों की, उससे बाहर खड़ी एक लेखक जब एक टिप्पणी करती हो कविता पढ़ती हुई, तब समझ में आता है कि अरे ये कविता हमारी नजर से चूकी क्यों? हमने इसको असंवेदनशील या वाहियात बताने का काम विष्णु खरे के रहते क्यों नहीं किया? उनको क्यों नहीं याद दिलाया कि आप ऐसी कविताएं लिख रहे हैं? हालांकि फिर दोहराता हूं, उनके पास बहुत अच्छी कविताएं भी हैं, लेकिन ये चीज बताती है कि शायद हमारी संवेदना का निजी पक्ष जो होता है, उसका एक सामूहिक पक्ष भी होता है, एक सामाजिक पक्ष भी होता है, वो एक समाज में विकसित होती है। शायद उस समय का समाज ऐसा नहीं था जो इस तरह की संवेदना के प्रति उदार हो पाता। हम जिस तरह हिजड़ों को देखते थे, हम जिस तरह उनके प्रति एक घृणा, एक हिकारत की नजर रखते थे उस दौर में, शायद उसी दौर की एक कविता है। और आज की तारीख में जब एक बदली हुई लैंगिक संवेदना बताती है कि वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं, उनको जीवन ने अवसर नहीं दिए, उनको समाज ने दुत्कारे रखा, तब भी हम ये कविता पढ़ें और इसके प्रति चुप रहें, ये एक ऐसी बात है जिसको स्वीकार करने को दिल आसानी से तैयार नहीं है। हाल के दिनों में ऐसी और भी कविताएं आई हैं जो जातिगत, धार्मिक या दूसरे मसलों पे बिना इस बात का ख्याल किए कि इसकी चोट किन तबकों पे पड़ सकती है, लिखी गई हैं, ये बताते हुए कि नहीं असल में तो उनके पक्ष में खड़ी कविताएं थीं। दुर्भाग्य से जिल्लत नाम की जो कविता है, विष्णु खरे शायद उसका इस तरह बचाव भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके प्रति सहानुभूति कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। हमेशा कविता में सहानुभूति से आगे बढ़ने की कोशिश होती है, एक तटस्थता की, एक निर्ममता की। हो सकता है विष्णु खरे इसी निर्ममता की तलाश में अपने आप को इस सहानुभूति से अलग रखते हुए उन लोगों को देखने की कोशिश में अचानक एक बड़ा अन्याय कर बैठे, उनके प्रति ही नहीं, हिंदी कविता के प्रति भी, पाठकों के प्रति भी। और अब जाकर ध्यान आ रहा है कि उनके हिस्से, बल्कि उनके एकाध कविताएं और हैं जिन पर कभी बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये कविता बताती है, याद दिलाती है कि आप अपनी कविताओं को पढ़ने का ढंग बदलिए, नए ढंग से देखिए चीजों को, नई आंख से परखना शुरू कीजिए, और जो कुछ आप लिख रहे हैं उसमें मानवीय संवेदना के व्यापक स्तरों पे ध्यान दीजिए, न कि तात्कालिक प्रतिक्रियाओं या यथास्थितिवादी मान्यताओं के सहारे लिखिए। विष्णु खरे ने जो लिखा होगा कविता में, उनका मैं वो निजी मैं नहीं है, मैं मानता हूं वो एक सामाजिक व्यक्ति का या समाज की मनस्थिति का ही आईना है। लेकिन यह कविता अगर इस मनस्थिति को तोड़ के आगे जाती, अगर वाकई वो उस बिरादरी के दुख में उसके भीतर ठीक से प्रवेश कर पाती, जिसने ये सारे दुख झेले हैं, ये अलगाव झेला, ये टूटन झेली है, ये दुत्कार झेला है, तो शायद उनकी कविता कुछ अलग सी होती। तो शुक्रिया शोभा सामी का कि कविताओं को पढ़ने के लिए
उन्होंने हमें अतिरिक्त रूप से सजग सावधान किया है। धन्यवाद।